पेपर चलो, आजा 2 बजे चालू। पेपर चलो, टेस्ट चालू। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर दिया है, इन द गिवन फिगर एंगल Q इज राइट एंगल, Q राइट एंगल में है, Q इज राइट एंगल, PS प्रश्न का PS और QS का रेशियो है 3:1, 3:1, और RT और QT का रेशियो 5:2, एंड PU और QR का रेशियो 1:1। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल QTS if area of triangle QTS is 20 centimeter square and the area of triangle PQR कितना होगा? तो इतना दिया हुआ है आपको को, और इतना निकालना है, डबल ना कर देंगे। नहीं, ये 1, 2, 3 और ये 4 इंटू 4 कर देंगे। नहीं, पता नहीं क्या करेंगे, नहीं पता तो क्या करना होता है, वो मेरे को पता है। आंसर आया कि नहीं पहले देखूंगा, मेरे से थोड़ा आंसर नहीं आता, आंसर आया। द क्वेश्चन सीम्स टू बी इनकम्प्लीट एज द फिगर इज नॉट प्रोवाइडेड। अरे फिगर प्रोवाइड तो है यार, फिगर तो प्रोवाइड है, फिगर सर्च गूगल लेंस होता है। रुक जाता है, रुक जाए, कॉपी गूगल लेंस, सर्च गूगल लेंस, सर्च करो क्वेश्चन को। अब तो कंप्लीट है। आंसर कितना आंसर है? आंसर है भी कहीं? आंसर है, उतना ही आंसर है। हाँ, इसको हटाओ, चेहरा गंदा चेहरा। सोल्यूशन, फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। स्टेप 1, कुछ स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 find the length of the sides of triangle QTS। इसकी लेंथ फाइंड करना है हमको, साइड लेंथ फाइंड करनी है इस ट्राइंगल की इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल गिवन दैट। दिया क्या हुआ है? एंगल Q दिया है, इस राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पता है। ट्राइंगल QTS इस राइट एंगल ट्राइंगल, ये दिया हुआ है। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। ये भी मालूम है, बेस, ये बेस इंटू हाइट। हाइट को ये बोलते हैं ना। हाँ, हाइट को TS बराबर हो गया। इन ट्राइंगल QTS द बेस इज QS, बेस तो QS है तो मालूम है, और हाइट इज QT। हाइट पर ये होना चाहिए, ये तो P होना चाहिए, परपेंडिकुलर बेस, और ये हाइट ही होना चाहिए। मैंने लिखा भी सही, डायग्राम वेरिएबल भी सही है, ये एंड बंद करवा देते हैं ना। लेकिन हमको इस वाले का कुछ मालूम नहीं है, इस वाले का कुछ मालूम नहीं है, इसीलिए हम शायद ये वाले लिए हुआ हाइट। जो वैल्यू वेरिएबल लिया उस वेरिएबल को ले लिए, हो सकता है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया
एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जो है QS है, हाइट जो है QT है। बेस जो QS है, हाइट जो है QT है, ये हाफ। We are given that the area of triangle QTS is B सेंटीमीटर और B सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल QTS B ये दिया हुआ है इतना, तो निकाला क्या गया है हाफ QS इंटू QT है। QS QT को दिया है ना, रेशियो, अच्छा QS QT का रेशियो दिया है, QS QT की वैल्यू नहीं दी गई है, QS QT का इन दोनों का रेशियो दिया गया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल QTS हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये जो दिया बेस, ये एरिया दिया है 20, इसको दिया 20, ये 2 इंटू जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो QS QT की वैल्यू आ जाएगी 40, यानी QS कहाँ पे है, एक QS और QT की वैल्यू आ गई 40। अब स्टेप सेकेंड, रिलेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR। अब रिलेट करना है साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR टू द साइड्स ऑफ QTS। तो हमको दिया क्या है, फिर गिवन द फॉलोइंग रेशियो, PS और QS का रेशियो दिया है, PS और QS का रेशियो दिया है। तो PQ बराबर आ जाएगा PS प्लस QS, और हमको ये QS की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कहाँ से निकलेगी, रेशियो हमको दिया हुआ है ना, कुछ तो दिया है, ये 3 गुना कहाँ से आ गया, अरे चलते रेशियो कुछ दिया है, PS का रेशियो है, PS का रेशियो 3 गुना, तो QS क्या लिखा है, फिर QS लिख दिया। समझ नहीं आया, PQ का PS QS समझ में आया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये कैसे आ गया। ये 3 था रेशियो होगा PS का, और QS का रेशियो भी, QS का रेशियो 1 है ना, हाँ ये PS और QS का रेशियो है 3:1। तो अगर हम ट्रायंगल क्या निकाले थे, अरे हाँ ये लिखा गया है, तो इसका मतलब PS मतलब हो जाएगा 3 गुना QS, अच्छा हाँ, PS अपॉन QS इक्वल है 3:1 के, तो 1 यहाँ जाएगा, QS यहाँ जाएगा, तो PS इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना QS। अभी PS की वैल्यू 3 गुना 3S यहाँ लिखी गई है, प्लस QS जो है तो 4 गुना QS हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा 4 गुना QS। अब समझ में आया। सेकेंड नंबर दिया है R2 और QT का रेशियो है, RT और QT का रेशियो दिया हुआ है 5:2, तो उन दिनों में बन जाएगा, तो RT बराबर आ जाएगा 5/2 QT। अभी Q इसमें पूरा QR निकालेंगे, पूरा ही वाला QR निकालेंगे, यहाँ पे T भी है, तो QT प्लस RT हो जाएगा ये, और हमको ये RT की वैल्यू मिल गई है 5/2 ये, तो इतना आ जाएगा, ये समझ में आया। अब PU और QR का रेशियो भी हमको दिया है 1:1। दिस मीन्स U is the midpoint of PR, U is the midpoint of PR।
ये dismiss use the midpoint of PR, ठीक है। This information is not directly needed to calculate the area of triangle PQR. अब calculate the area of triangle PQR। एरिया निकालने के लिए तो the area of triangle PQR can be calculated using the formula for writing a triangle with base PQ। बेस जो है PQ है, पूरी PQ है, और हाइट जो है QR है, हाइट जो है QR है, PR नहीं है, QR है, हाइट QR है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालेंगे हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ही है और हाइट ही है पूरी। सब्स्टिट्यूट द एक्सप्रेशन PQ एंड QR की जो वैल्यू ऊपर हमने निकाली है, ये QR की वैल्यू ये निकाली है, और किसकी वैल्यू निकाली है, PQ की वैल्यू ये निकाली है, ये निकाली PQ की वैल्यू। तो उनकी वैल्यू पुट कर देना है। पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब QX फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको बाहर रख देंगे, इसको गुना भाग कर देंगे, इतना आ जाएगा, ये तो यहीं रहेगा। अब इस फ्रॉम स्टेप 1 से वी नो डैट QS QT की वैल्यू 40 आई है, शुरुआत में हमने निकाल लिया है ऊपर से। तो 40 पुट कर देंगे, हो जाएगा 280। सिंपल, इतना सिंपल था। 15 मिनट लगभग लग गए। अगला नंबर सेट हो गया। A firm, second number, a firm producing air purifier sold 200 units in 2012. The following pie chart presents the share of raw material, labor, energy, plant and machinery and transportation cost in the total manufacturing cost of the firm in 2012. The expenditure on labor in 2012 is rupees 4,50,000. In 2013, the raw material expenses increased by 30% and all the other expenses increased by 20%. What is the percentage of percentage? नींद आ तो करनी पड़ती है, सुट्टा मारना पड़ता है, वरना नींद आ जाती है। So what is the percentage increase in total cost for the company in 2013? ज़्यादा खाने के बनी तो सर्च किया जाए या अपने से जो बनने से रहा। AI कहाँ से दिया, ये रिमूव। जो क्वेश्चन फिर से इनकम्प्लीट है, उसको लग ही रहा था। पहले को आंसर आया कि नहीं, जो पढ़ने का मतलब नहीं है। अभी स्टेप बाय स्टेप दे दिया है, तो एक बार पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो मेरे को मालूम है, तो पाई चार्ट नहीं दिया है। The question is incomplete as the percentages for each cost component from the pie chart are missing. Assuming the
pie chart percentage were available on, and the question asked for the percentage increase in total manufacturing cost from 2012 to 2013. Here is the methodology to solve the problem. Calculate the total manufacturing cost in 2012. Using the provided information that the expenditure on labor in 2012 is ₹4,50,000 and assuming a percentage share for labor from the pie chart, we can calculate the total manufacturing cost for 2012. Let L share be the percentage share of labor cost in total manufacturing cost from the pie chart. तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे 2012 में एक्सपेंडिचर जो लेबर में लगा 4,50,000 अपॉन जो एल शेयर है उतना परसेंटेज शेयर है लेबर का जो कॉस्ट है उतना। स्टेप 2 कैलकुलेट द इंडिविजुअल कॉस्ट फॉर 2012। कैलकुलेट द इंडिविजुअल कॉस्ट फॉर 2012। अब टोटल इंडिविजुअल कॉस्ट निकालेंगे यूजिंग अ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फ्रॉम 2012 एंड अ परसेंटेज शेयर्स फ्रॉम द पाई चार्ट फॉर ईच कंपोनेंट वी कैन फाइंड द इंडिविजुअल कॉस्ट। तो कॉस्ट 2012 में कितना लगा टोटल कॉस्ट जो पाई चार्ट में होगा वो टोटल कॉस्ट 2012 में कितना लगा गुने कॉस्ट शेयर। let RM share or E share or P share and T share be the percentage share for raw material, energy, plant and machinery। मशीनरी को टी शेयर नहीं, मशीनरी को किसी दोनों ने किया है और ट्रांसपोर्टेशन को टी शेयर से रिस्पेक्टिवली। स्टेप 3 स्टेप 3 कैलकुलेट इंडिविजुअल कॉस्ट फॉर 2013। 2012 नहीं है 2013 में। अप्लाई द गिवन परसेंटेज increases to the 2012 cost to find the new cost for 2013. The raw material expenses increased by 30%, while all other expenses लेबर का, एनर्जी का, प्लांट का, मशीनरी का, ट्रांसपोर्टेशन का इंक्रीज बाय 20%। तो रॉ मटेरियल के कॉस्ट में 2013 में वो लगा रॉ मटेरियल कॉस्ट 2012 गुने 1.30 20% उसका निकला 1.30 और 2013 का गुने करें 1.20 एनर्जी के 1.20 प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट के लिए प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट के लिए 1.20 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए 1.20। स्टेप 4 कैलकुलेट द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर 2013। sum up all the individual costs for 2013 to get the total manufacturing cost for that year। टोटल कॉस्ट 2013 का निकालने के रॉ मटेरियल जो लगा कॉस्ट लगा 2013 में प्लस लेबर कॉस्ट 2013 प्लस एनर्जी कॉस्ट प्लस प्लांट मशीनरी कॉस्ट 2013 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2013 का टोटल कॉस्ट निकल आएगा 2013 का। अब कैलकुलेट करना है परसेंटेज इंक्रीज कितना।
The person could not calculate the percentage increase. Finally, calculate the percentage increase in total manufacturing cost from 2012 to 2013 में कितना 2012 से 2013 में बीच कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट 2013 का माइनस टोटल कॉस्ट 2012 का अपॉन टोटल कॉस्ट 2012 का गुणे 100। वैसे काटे 2013 आना चाहिए नीचे, लेकिन फिर 2012 आया है, पता नहीं क्यों आया, लेकिन फिर भी है। हाँ, शायद वो 2012 से की अपेक्षा निकालना है ना 2013 का कॉस्ट, शायद इसलिए। तो 2000 पहले 2012 आना चाहिए ना, ये पहले आना चाहिए बाद में आना चाहिए, आना तो चाहिए लेकिन नहीं आ रहा। तो वैसे भी समझाने के लिए था ये। नंबर 3 23 मिनट हो गए। 7 machines take 7 minutes to make 7 identical toys at the same rate. How many minutes will it take for 100 machines to make 100 toys? कायदे से तो इसका आंसर 100 होना चाहिए, लेकिन मैं मालूम है जरूर आंसर जरूर 7 होगा। कैसे सॉल्व तो किया पहले लेकिन भूल गया। देखो 7 आंसर है ना, ये 7 मालूम करे हुए स्मार्ट है। ये सोल्यूशन बताओ। 7 machines take 7 minutes to make 7 identical toys. As all the machines are working parallelly, one machine takes 7 minutes to make one toy. Here the time taken by a machine to make a toy is independent of number of machines operating. So 100 machine, अच्छा एक टॉय को बनने के लिए 7 मिनट ही लग रहे हैं। 100 मशीन लगाती जाए तो 7 मिनट ही लगेंगे। सही है, 7 minutes to make 100 toys। अगर एक मशीन 7 मिनट में कर रही है 7 टॉय बनाने के लिए, तो वही 100 मशीन लगा दी जाए तो उसको भी 7 मिनट ही लगेगा ना 100 टॉय बनाने के लिए। तो एक मशीन को समय नहीं लग रहा है, 7 मिनट लग रहा है। ओपन सेंस वाला है लेकिन फिर भी बनाने में उससे ईजी था, फिर भी बनाने बेगुरु उसका आंसर तो लिखते हैं, इसमें आंसर नहीं है। फोन आ गया ससुरा। इसका आंसर 280 है ऐसा ना। इसे 7 है। The average the average of the monthly salaries of M and N
एंड एस इज 4000। एवरेज इतनी सैलरी उनके पास मिलती है। द एवरेज ऑफ मंथली सैलरी ऑफ एन एस एन पी इज 5000 है। एम एन एस का है 4000। फिर एन एस, तो एन एस यहाँ पे है, तो फिर एन एस पी का है 5000। द मंथली सैलरी ऑफ पी इज 6000। व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ एम एज अ परसेंटेज ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ पी? परसेंटेज ये पर के हिसाब से तो से नहीं बनता हटना है। देखो आंसर आया कि नहीं। आंसर है तो तक सही है। कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ एम। यही सर है, कहाँ लगा के सुनते हैं। कैलकुलेट the total salary of M N and S. The average monthly salary of M N और S का दिया हुआ है 4000। दिया हुआ है 4000। To find the total combined salary of multiply the average by the number of people. तो m प्लस n प्लस एस अपॉन 3 गुने 4000। तो अभी 3 यहाँ में जो 3 था तो 3 यहाँ 2 चला गया, 4000 तो 12000 हो गया दोनों का। एवरेज ऐसे निकाल देना 1 + 2 + 3 अपॉन 3 किसी चीज़ का, वो कितने नंबर, वो कितने वेरिएबल है, वैल्यू है, और वो नीचे लिख देते हैं, फिर इंटू बन जाते हैं, नीचे की टेस्ट तक रहते हैं। स्टेप 2 टेस्ट तक रहते हैं। स्टेप 2 कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ एन एस पी के टोटल सैलरी निकालेंगे। द एवरेज ऑफ, अब इन तीनों का निकालेंगे तो द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन एस एम पी का निकला है 5000। टू फाइंड द टोटल कंबाइंड सैलरी मल्टीप्लाई द एवरेज नंबर ऑफ, तो ये एन प्लस एस प्लस 3 अपॉन 3 गुने 5000, तो ये आ गया 15000। हाँ ये सही है, अब आसान हो गया। अब फाइंड द कंबाइंड सैलरी ऑफ एन एस का निकाल लेंगे तो पी का आ जाएगा और एम का भी आ जाएगा। तो टू फाइंड द कंबाइंड सैलरी ऑफ एन और एस, वी नो दैट टोटल सैलरी ऑफ एन एस पी का है 15000 और सैलरी ऑफ पी का सिर्फ है 6000। सब्ट्रैक्ट कर देंगे सैलरी ऑफ टोटल नंबर टू फाइंड द एन एस पी, तो एन प्लस एस कटेंगे, एन प्लस एस पी, फिर माइनस पी कटेगी, तो माइनस पी माइनस करना, उससे भी माइनस पी कर देंगे, तो 15000 माइनस हो जाएगा 6000। गिर की थान हो गया था।
आप पीछे सब आ जाएंगे, लिखते समय सब आएंगे, बट पेपर देते समय सब आएंगे। सांप, बिच्छू, परेशानी, अब determine the salary of M. We know that the total salary of MNOS is 12,000 and the combined salary of NOS की है 9,000। तो M की आ जाएगी, माइनस कर देंगे, जाहिर से 3,000 आ जाएगी। अब स्टेप 5, कैलकुलेट द M सैलरी एज अ परसेंटेज ऑफ P सैलरी। हम आसान है। अब टू फाइंड द M सैलरी एज अ परसेंटेज ऑफ P की सैलरी का, डिवाइड द M सैलरी बाई P की सैलरी और मल्टीप्लाई बाई 100। तो सैलरी ऑफ M अपॉन सैलरी ऑफ P गुने 100। परेशानी को the monthly salary of M as a percentage of monthly salary of P is 50%. ये 3 0 खत्म, 3 बन जाए, 3 हो जाए, 2 इसको काटेंगे तो 3 0 खत्म, 3 बन जाए, 3 2 जा, इंटू में 100 है, 2 बन जाए, 250 है, तो 50% आ जाएगा। 50% आंसर में भी है। नंबर 5, PQRST are sitting in a row, not necessarily in the same order. 5%, 5%, P, Q, R and S and T are sitting in a row, not necessarily in the same way, necessary नहीं है, not necessary in a same order, ठीक। Q और R are separated by 1%, Q और R जो है are separated by 1%, मतलब पानी भी गिरेगा। पानी भी गिरेगा। 5%, ये समझिए Q और R जो है सेपरेटेड बाई 1%, मतलब 1% ने जोड़ के रखा है इसे, आर सेपरेटेड बाई 1%। and S
should not be seated adjacent to Q, और S जो है वो Q के आगे या पीछे नहीं है, नॉट एडजेसेंट टू Q। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीटिंग अरेंजमेंट पॉसिबल इज, नहीं कुछ पता नहीं। The number of distinct seating arrangement is possible is analyze the condition and possible arrangement of Q and R। There are एनालाइज करेंगे Q और R कहाँ बैठे हैं। There are 5 सीट्स हैं, P, Q, R और S और T भी है, 5 ही है ना, 5 है कि 4 है? अरे 5 है, T भी। Step 1, analyze the conditions and possible arrangement for Q and R। There are 5 seats हैं, P, Q, R, S, T। Let's represent them as a 5 empty slot। The 5 seats हैं, मतलब 5 खाली seats हैं। The first condition is that Q and R separated by 1%। This means the block Q or R, the block QR and a person in between can be represented as Q और R के बीच में कोई है या R Q के बीच में कोई है। तो Q और R के बीच में कुछ है या Q और R के बीच में कुछ है, फिर R Q के बीच में कोई है, तो P हो सकता है या S है या फिर T। ठीक, ये बता दिया गया है। तभी Q डैश R, तो इसके Q और कहीं भी हो सकते हैं, शुरुआत में हो सकते हैं, सेकेंड नंबर में हो सकते हैं, थर्ड नंबर पर हो सकते हैं, या R और Q अलग अलग भी हो सकते हैं। तो R और Q बीच में बाकी दोनों 3 आ गए, नहीं एक ही आया होगा ना। हाँ, ये 3 कंडीशन बनेगी, या R और Q से दूर है वो नहीं पता। दूर नहीं है, सब बराबर। तो QR की पोजीशन कहीं भी हो सकती है, शुरुआत में सकती है, थोड़ा आगे, थोड़ा बाद में, थोड़ा पहले, थोड़ा बाद में। ठीक, बस Q और R के बीच में कोई ना कोई एक सेपरेशन वाला है जो उनको सेपरेट करके रखा है, कोई एक पर्सन है इनको सेपरेट करके रखा, Q और R। तो there are 3 possible starting position for the block and the order of Q and R can be swapped, so there या तो Q और R के हो सकते हैं, R Q यानी सब कंडीशन में हो गई। तो 3 गुने 2 यानी 6 पॉसिबल अरेंजमेंट है फॉर द ब्लॉक Q एंड R के बीच। Q and R। Consider step 2, consider the remaining people and the second condition। सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है? द रिमेनिंग पीपल्स आर P, S and T।
3 है। द सेकेंड पोजीशन इज दैट S should not be seated adjacent to Q। S जो है वो द सेकेंड कंडीशन इज दैट S should not be seated, S जो है वो Q के आगे पीछे नहीं है। मान लो केस फर्स्ट में हमका ये ऐसी वाला हो, ऐसा कुछ हो, Q डैश R with डैश डैश। द मिडिल पर्सन इन द ब्लॉक कैन बी P as a T, P or S2। हाँ, इसका मतलब है कि जो मिडिल पर्सन में है P एस और T कुछ भी हो सकता है। अरे कहाँ चला गया, अरे चलना भाई आना चाहिए। मतलब ये है ना, मिडिल पर्सन में यानी इस वाले ब्लॉक में कोई भी आ सकता है, PST आ सकता है। तो द रिमेनिंग 2%, द रिमेनिंग 2 people कैन बी अरेंज इन लास्ट 2 सीट्स। फिर लास्ट में फिर ये बचे जो 2 लोग हैं, बचे ये दो लोग हैं, उसमें भी कोई रह सकता है। इसमें मतलब हो जाएगा 2 सीट बची हैं, मतलब 2 का फैक्टोरियल। मन नहीं कर रहा खाना खाने से। अच्छा इतना ही, बाकी मैं पूरा हफ्ते में सॉल्व करूँगा और पूरे 65 क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा। अभी खेले हो गया, नींद आ रही है, आज बिल्कुल इच्छा नहीं। अगली बार से कम खाऊंगा। मैं हर संडे 3 घंटे इसमें देता हूँ, इसको नहीं दे पा रहा। मतलब पूरा हफ्ते में 65 क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा, ये सजा है मेरे लिए। दे मेरी बात, मन नहीं कर रहा है।